हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन इंग्लिश वाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। देखिए, इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हमने अपने पिछले क्लासेस में अच्छे से देखा हुआ है। हाँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली हमने एडवांस लेवल पे नहीं देखा है, बट हाँ बेसिक लेवल पे हमने देखा हुआ है, ताकि आपको जो आगे मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, जो चैप्टर्स में पढ़ाऊँगा आपको ग्रामर में, वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, बस मैं आपको अलग तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी बुकिश मेंटलिटी या बुक फियर या फिर फियर ऑफ रूल्स को तोड़ने वाला हूँ। बेसिकली ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बुक्स में जो रूल्स दिए होते हैं, बहुत सारे जो रूल्स होते हैं वो उलझा कर रख देते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आता है, तो बहुत आसान चीज़ें जो हैं वो भी बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। तो मेरा काम यहाँ पर बस यही है कि चीज़ों को कैसे आपके लिए और भी ज़्यादा आसान किया जाए, ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाएँ। ठीक है, आपकी भाषा में, आपके तरीके से, जैसे आपको समझ आता है, जैसे आपको आसानी से समझ आ जाए, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। चीज़ें बुकिश ही होंगी, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन बुकिश नहीं होगी। बुक्स की रूल्स को जो रटने की मेंटालिटी है, मैं उससे आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। आपको रूल्स नहीं रटने हैं, आपको चीज़ों को समझना है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूँ। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज वेल, देन यू कैन स्पीक एंड राइट इन इट वेरी ईजीली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आर्टिकल से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, ए, एन एंड द, सभी को पता है। ठीक है, आपने बुक में देखा भी होगा। ए, एन जो होते हैं वो इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं एंड द डेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडिफिनिट का मतलब क्या हो, इनडिफिनिट दैट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनिट, अनिश्चित है, जो फिक्स नहीं है ना, जिसके बारे में कुछ भी डेफिनेट रूप से, निश्चित रूप से या सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, दैट इज़ इनडेफिनिट, जिसमें आप श्योर नहीं हो। And definite means you are sure about that. Okay? So indefinite articles जो होते हैं a and an, इनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। a और an आप सभी को पता है। एक, a का मतलब क्या होता है, एक। an मतलब भी एक ही होता है ना। सो बेसिकली ये सिंगुलर्स के साथ यूज होंगे, है ना। सिंपल सी बात है। सिंगुलर्स क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल, है ना। आपने सुना होगा, आर यू सिंगल, यस आई एम सिंगल। सिंगल का मतलब क्या हुआ, एक, है ना। डबल, दो। ओके, सो एक से ज़्यादा जो भी होता है वो क्या होता है, प्लूरल। ओके, सो ए और एन का यूज़ ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर को डिफाइन करने के लिए होता है। ओके, सो देखिए, हम लोग कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं। हालांकि मैं आपको रूल्स डिस्कस करूंगा, रूल्स आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। आप मेरे एक्सप्लेनेशन को बस सुनो, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ए इज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ऑब्वियसली ए और एन एक कहा ही जा रहा है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आपको लग रहा होगा, साउंड कर रहा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है भाई, नाउन तो पढ़ा भी नहीं है आपने। देखिए, नाउन कुछ नहीं है, दुनिया का हर चीज़ नाउन है, एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग इज़ नाउन। जितने चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, सारी चीज़ें नाउन है। दुनिया का हर नाम नाउन है, हर अवस्था नाउन है, एवरी स्टेट इज़ नाउन। ठीक है, सो नाउन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप इतने से समझ सकते हो कि नाउन क्या है। आप देखो अपने चारों ओर जितने चीज़ों को देख सकते हो, सारी चीज़ें नाउन है। ठीक है, सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वैसी चीज़ें जिन्हें आप गिन सकते हो वो काउंटेबल होती हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप देखो, पेन, ठीक है ना, एक है ना, तो अ पेन। अब एन और ए कहाँ कहाँ यूज होगा वो आपको देखना है। ओके, ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट उससे पहले फिर से देखते हैं हम लोग अपने बेसिक रूल्स को। नंबर बी क्या है, व्हेन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, जब किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अब किसी भी चीज़ को का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए और एन का मतलब ही एक है ना। तो किसी भी एक चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे होगा ना फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज़ के बारे में पहली बार जब आप बता रहे हो, तो फिर वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। किसी को उसके बारे में पता नहीं था ना, मतलब आपने उसके बारे में पहली बार बोला है, दैट इज़ वाई
आप वहाँ ए या फिर एन का यूज कर सकते हो। लेकिन सेम चीज़ को आप जब दोबारा बोलते हो अपने स्टेटमेंट में, बाद में सेम चीज़ को दोबारा से आप यूज़ करते हो, तो फिर क्या होता है, वहाँ द लग जाता है, क्योंकि अब वो डेफिनेट हो चुका है, क्योंकि सुनने वाले को आपने एक बार तो बता दिया उसके बारे में। सो नाउ द लिसनर नोज अबाउट दैट थिंग एंड द पर्सन। सुनने वाले को पता है उसके बारे में। नंबर सी देखते हैं, लिव्स अ सेंस ऑफ इंडेफिनिटनेस। बात वही है, अगर इंडेफिनिट है ही तो सेंस ऑफ इंडेफिनिटनेस और अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही ना, क्योंकि नाम ही है इसका इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। तो थर्ड रूल में वैसा कुछ रखा नहीं है, बट सेंस ऑफ इंडेफिनिटनेस रहेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और देखें कि इन रूल्स का यूज़ क्या है और कैसे हम एग्जांपल्स को समझें और इसकी अंडरस्टैंडिंग को एसिमुलेट कर लें और रूल्स को भूल जाएं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, दैट इज़ अ काउ। वह एक गाय है। ओके, अब देखिए एक ही काऊ थी, इसीलिए आपने अ काऊ बोला। काउज होती, अगर यहाँ पर काउज होता तो कभी भी ए और एन नहीं यूज होता, क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक गाय थी या एक गाय है, इसीलिए आपने क्या कहा, दैट इज़ अ काउ, वह एक गाय है। सिंपल है, फर्स्ट नंबर रूल समझ में आ गया। सेकेंड देखते हैं, राधे रोड अ लेटर टू मोहन बट व्हेन ही ओपन द लेटर इट वाज ब्लैंक। देखिए मैंने आपको अभी तक इंग्लिश इतना ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं है कि आपको सारी चीज़ें की मीनिंग, हाँ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपने इंग्लिश नहीं सीखी है, तो मीनिंग आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन उन लोगों को तो समझ में आएगा ही जो लोग इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, फिर भी आपको भी समझ में आ जाएगा जब मैं डिस्क्राइब करूँगा। राधे रोट अ लेटर टू मोहन। राधे ने मोहन को एक पत्र लिखा। देखिए रोट अ लेटर, क्या किया, एक पत्र लिखा। लेटर्स नहीं है यहाँ पर, लेटर है, इसलिए ए का यूज हुआ है। ठीक है, बट वेन ही ओपन द लेटर, अब देखिए लेकिन जब मोहन ने लेटर खोला, यहाँ पर द यूज हुआ है। इट वॉज ब्लैंक, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा था या खाली था। ठीक है, कुछ नहीं लिखा था। सो पहली बार अ लेटर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट देने वाले ने लेटर के बारे में इससे पहले कुछ भी नहीं कहा था। देखिए रूल नंबर 2, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हो आप किसी भी चीज़ को, तो आपको क्या यूज करना है, ए और एन, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट टाइम द थिंग और द पर्सन इज इंडेफिनिट टू द लिसनर। जिसे भी आप बता रहे हो उसे तो पता नहीं है ना उसके बारे में, दैट इज़ वाई अ लेटर। राधे ने मोहन को एक पत्र लिखा, बट व्हेन ही ओपन द लेटर, लेकिन अब लिसनर को पता हो चुका है लेटर के बारे में, आपने स्टेटमेंट दे दिया है कि एक पत्र लिखा गया मोहन को। ठीक है ना। सो जब मोहन उस पत्र को खोलता है तो अब वो पत्र जो है लिसनर के लिए क्या हुआ, डेफिनेट हो गया, उसके बारे में पता है उसे। दैट इज वाई यहाँ पर अ लेटर यूज नहीं होकर के द लेटर यूज हुआ, जबकि यहाँ पर लेटर एक ही है अभी भी। समझ गए आप? सो इट वॉज ब्लैंक, ये खाली था। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी डाउट रह जाता है तो फिर आप कमेंट में लिखिए कि आपका डाउट क्या है, और वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 देखिए, देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर हु विल मेक इंडिया अ वर्ल्ड लीडर। एक प्राइम मिनिस्टर होगा, है ना, हु विल मेक इंडिया अ वर्ल्ड लीडर, जो भारत को एक विश्व गुरु बनाएगा। कभी तो मतलब आएगा, ये कहा जा रहा है फ्यूचर में। एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर का आगे अ लगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इज इट डेफिनेट, इज इट सर्टेन, क्या पता है इसके बारे में? नहीं पता है ना, दैट इज वाई अ का यूज हुआ है। ओके, हु विल मेक इंडिया अ वर्ल्ड लीडर। अब देखिए इंडिया जो वर्ल्ड लीडर बनेगा, क्या ये डेफिनेट है? अभी कुछ भी डेफिनेट नहीं है ना, है ना, इसीलिए यहाँ पर अ यूज हुआ है। और एज ए वर्ल्ड लीडर इंडिया को यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस भी किया गया है, इसीलिए अ का यूज हुआ है, यानी ए का यूज हुआ है। अंडरस्टूड? ए का प्रोनाउंसिएशन अ होता है, इसलिए मैं बार बार अ बोल रहा हूँ। सो चलिए 4 नंबर देखते हैं। आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल। मैंने टेबल पर एक किताब देखा। अब यहाँ पर देखिए अ बुक है, द टेबल है, दोनों तो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, टेबल भी और बुक भी। तो एक में अ यानी ए और दूसरे में द क्यों यूज हुआ है? एक में इनडेफिनिट, दूसरे में डेफिनेट क्यों यूज हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर आप केवल रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो आप फंस जाओगे। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Rules only help us to understand the structures and grammar. But after understanding these things, you have to forget about the rules. Okay, and flow with the understanding. सो चीज़ों को समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप इन तीनों रूल्स को आप यूज़ करते हो तो ये 4 नंबर सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसे आप गलत बोल दोगे, लेकिन ये सेंटेंस सही है। कैसे? चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जो आपको 4 नंबर एग्जाम्पल को समझने में हेल्प करेगा कि आखिरकार 4 नंबर एग्जाम्पल क्यों सही है। ठीक है, जबकि वो हमारे जो 3 रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं उन तीनों को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी क्यों सही है। तो चलिए देखते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं हम लोग इन 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू। नंबर 1 देखिए, आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ देखिए बुक के पहले अ लगा है एंड टेबल के पहले द लगा है, जबकि हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल बोलता है कि जब भी किसी चीज़ को यानी किसी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, या फिर वो इंडेफिनिट रहता है, निश्चित नहीं रहता है, पता नहीं रहता उसके बारे में पहले से, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर टेबल के पहले ए क्यों नहीं लगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक सेम क्वेश्चन देखिए नंबर 2, आई सॉ अ बुक ऑन अ टेबल। ये सेंटेंस भी सही है एंड ये सेंटेंस भी सही है। तो आपको बस समझना था कि किस कंटेक्स्ट में द लग जाता है एंड किस कंटेक्स्ट में द नहीं लगता है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, मैंने टेबल पर एक किताब देखा, लेकिन किस टेबल पर देखा? किसी पार्टिकुलर टेबल का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और किसी पार्टिकुलर बुक का भी बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने बस देखा। अब वो कौन सी बुक थी, क्या थी, कुछ पता नहीं, लेकिन बस इतना पता था कि एक बुक थी। उसी तरीके से टेबल, उस टेबल के बारे में भी स्पेसिफिकली पता नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर? अ टेबल यूज हो रहा है। लेकिन मतलब यहाँ दोनों ही चीज़ें क्या है? इंडेफिनिट है, किसी खास बुक या खास टेबल की बात नहीं की जा रही है। अब नंबर 1 देखिए, आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल, मतलब बुक यहाँ इंडेफिनिट है, बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं, कौन सा बुक है, क्या बुक है, लेकिन टेबल के बारे में पता है, किस टेबल का बात किया जा रहा है। ये स्पीकर को भी पता है एंड लिसनर भी जान रहा है कि किस टेबल के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। ठीक है, आप देखिए कि स्टोरी लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कंटेक्स्ट यहाँ पर काम कर रहा है। बिल्कुल, हम लोग जब बात करते हैं तो किसी कंटेक्स्ट में ही तो बात करते हैं ना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए एक स्टोरी लेते हैं हम लोग। सपोज़ आपसे किसी ने पूछा कि आपने टेबल पर क्या देखा, तब आप क्या बोलोगे? आई सॉ अ बुक ऑन अ टेबल, ऐसा रिप्लाई दोगे आप? नहीं, टेबल एक बार यूज हो चुका है, मतलब जिसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा जिसने कि आपने टेबल पर क्या देखा, तो उसने टेबल को एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आपको अब टेबल जो है आपके लिए इंडेफिनिट नहीं रहा, ना ही उनके लिए इंडेफिनिट रहा, वो डेफिनेट चीज़ हो चुका है। किसी खास टेबल का बात किया जा रहा है कि उस टेबल पर आपने क्या देखा। ठीक है, तो आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर एक किताब देखा। ठीक है, दैट इज़ वाई ये सही है इस कंटेक्स्ट में। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 के लिए हम लोग एक स्टोरी लेते हैं। सपोज आप कहीं घूमने गए थे, आपसे पूछा गया कि वहाँ एक कमरा था, वहाँ एक रूम था, आपने उस रूम में क्या देखा? तब आप अगर बोलते हो, रिप्लाई देते हो, आई सॉ अ बुक ऑन अ टेबल, है ना, आई सॉ अ बुक ऑन अ टेबल देयर, तो वहाँ एक टेबल पर मैंने एक किताब देखा। अब वो आप किसी खास टेबल की बात ही नहीं कर रहे हो सकता है वहाँ और भी ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ एक टेबल पर आपने एक किताब देखा, इतना तो पक्का है। लेकिन वो टेबल खास कौन सा है, क्या लिसनर को पता चल रहा है? नहीं चल रहा पता, लिसनर को उस टेबल के बारे में पता ही नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पर अ टेबल यूज हुआ है। लेकिन दोबारा अगर आप लिसनर को इसी टेबल के बारे में बता रहे हो तो अब टेबल डेफिनेट हो जाता है लिसनर के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वहाँ एक टेबल था, उसी जिस टेबल पे आपने किताब देखा था ना, उसी टेबल के बारे में आप दोबारा बात कर रहे हो। ठीक है, तब वो द टेबल हो जाएगा। जैसे आप चाहो तो एक स्टोरी भी आप ऐड कर सकते हो, आई सॉ अ बुक ऑन अ टेबल, द टेबल वाज पेंटेड येलो, है ना, द टेबल वाज पेंटेड येलो। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए द टेबल हो गया, क्योंकि अब टेबल अननोन नहीं रहा, इंडेफिनिट नहीं रहा, लिसनर के लिए भी नहीं और जो स्पीकर है उसके लिए भी नहीं, खास उसी टेबल की बात की जा रही है जिस पर बुक देखा गया था। उसी तरीके से इस बुक को भी अगर दोबारा बोला गया, दोबारा इसके बारे में बोला जाएगा, वो कितना मोटा था, क्या था, कितने धूल जमे थे उस बुक के ऊपर, तो फिर ये बुक फिर से द हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनिट हो गया, तो उसके पहले द लग जाएगा। चलिए नंबर 3 देखिए, यू कैन पुट द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, यू कैन पुट द बुक, आप किताब को टेबल पर रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर द लगा है, मतलब क्या हुआ, बुक डेफिनेट है, आप किसी खास बुक की बात कर रहे हो और किसी खास टेबल पर रखने की बात कर रहे हो, बस इसका मतलब यही है। नंबर 4 देखिए, यू कैन पुट अ बुक ऑन द टेबल। अब देखिए टेबल है रखा हुआ, आप बोल रहे हो कि आप टेबल पर एक किताब रख सकते हो, वो किताब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेबल पर खास टेबल है, द लगा हुआ है मतलब टेबल खास है, आप उस पर कोई भी किताब रख सकते हो, यह कहा जा रहा है। यू कैन पुट अ बुक ऑन द टेबल, आप किताब टेबल पर या फिर आप इस टेबल पर एक किताब रख सकते हो। हिंदी में अगर हम लोग इस टेबल बोल देते हैं तो खास हो जाता है, केवल टेबल बोलते हैं तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप द टेबल को इस टेबल भी बोल सकते हो, क्योंकि खास टेबल की तो बात की जा रही है। यू कैन पुट अ बुक, 5 नंबर देखिए, यू कैन पुट अ बुक ऑन अ टेबल। अब यहाँ पर देखिए, आप एक किताब को एक टेबल पर रख सकते हो, मतलब आप एक टेबल पर एक किताब रख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, किसी भी बुक को रखना है और किसी भी टेबल पर रखना है। यू कैन पुट अ बुक ऑन अ टेबल, टेबल बहुत सारा हो सकता है, वहाँ पर आपको किसी भी टेबल में एक किताब रखना है, बस। तो यही समझना था यहाँ पर, ये भी सेंटेंस सही है, बस कंटेक्स्ट के अनुसार ये पाँचों का पाँचों सेंटेंस क्या है, सही है, कंटेक्स्ट के अनुसार आपको यूज़ करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, गोट एन आइडिया, क्या आइडिया मिला भाई, देखते हैं। एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, आर्टिकल जो है हमेशा एक नाउन के पहले आता है। मैंने आपको बताया नाउन क्या है, दुनिया का हर चीज़ नाउन है, जितने चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, है ना, सारी चीज़ें नाउन हैं एंड सारी स्टेट नाउन है। ठीक है, तो एक ब्रॉडर वे में बस अभी इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे आप समझ ही गए होगे कि नाउन क्या है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत है। देखिए एन आर्टिकल का यहाँ मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि ए और एन को यहाँ पर अलग से डिस्क्राइब किया जा रहा है, नहीं, एन का यहाँ पर यूज हुआ है। एक आर्टिकल जो है हमेशा एक नाउन के पहले लगता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखिए क्या है, आर्टिकल कम्स बिफोर एडजेक्टिव नाउन, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। कितना लेंदी है, कितना फालतू, कितना बकवास है, क्या ऐसे याद रख के कभी भी आप आर्टिकल का यूज़ कर पाओगे, आर्टिकल को समझ पाओगे, कभी नहीं। ठीक है ना, तो बुक्स में ऐसे ही दिया रहता है। मैं बुक्स को यहाँ गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बुक्स अपने जगह सही है, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए उतना टाइम एंड स्पेस नहीं होता है ना, कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझाया जा सके, इसलिए ऐसे लिखा रहता है। तो रीडर को खुद ही अपना दिमाग लगाना रहता है, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, आपको इन चीज़ों को याद नहीं रखना है, आपको इनका हेल्प लेना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैं इसे आपको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। राम इज़ अ बॉय, है ना, बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे अ लगा है, तो वही तो कह रहा था ना, पहला नंबर क्या बोल रहा था कि हमेशा नाउन के पहले लगता है। तो बिल्कुल जिनसे आप गिन सकते हो, जितने चीज़ों को काउंट किया जा सकता है वो सारी चीज़ें नाउन है, तो उनके आगे ही तो अ एंड एन लगेगा ना, क्योंकि काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हो एक, उसके आगे ही तो अ लगता है या एन लगता है, सिंपल है, तो रूल्स का कोई ज़रूरत था ही नहीं। राम इज़ अ गुड बॉय, अब देखिए गुड, गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, आपने सुना होगा, क्या होता है विशेषण, जो किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाता हो, मीन्स द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग, वो क्या है, एडजेक्टिव। लेंदी लग रहा है, कुछ नहीं, एग्जाम्पल लीजिए, लाल रुमाल, क्या है, रुमाल कैसा है, लाल है, रुमाल की क्वालिटी को बता रहा है लाल, तो लाल यहाँ एडजेक्टिव हो गया ना। अच्छा लड़का, अच्छा क्या है, लड़के की क्वालिटी को बताया जा रहा है, अच्छा, बुरा लड़का, है ना, बड़ा पेड़, ठीक है, तो ये सारा, सुंदर देश, काला पेन, ठीक है, तो ये सारा क्या है,
क्वालिटी को बताया जा रहा है ना, काला, बड़ा, लंबा, ये सारा। तो राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ देखिए बॉय नाउन था, बट अगर आप बस पहले रूल को रटे रहते तो आप बॉय के आगे ए लगाना चाहते, क्योंकि आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल जो है नाउन के पहले लगता है, ऐसे आप रटे रहते तो राम इज गुड अ बॉय ऐसे आप बोलते। कितना अजीब साउंड कर रहा है, इसीलिए रूल्स नहीं रटना, आपको समझना है। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय। हिंदी आप देखो ना, राम एक अच्छा लड़का आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो? एक अच्छा लड़का है। एक अच्छा लड़का को क्या बोलोगे? अ गुड बॉय। सिंपल तो है। तो हिंदी का आप रेफरेंस लो ना, समझ में आ जाएगा। इन रूल्स का कोई ज़रूरत है फिर आपको? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह सुंदर है। यहाँ नाउन तो यूज हुआ ही नहीं। सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट का तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। सब्जेक्ट के पहले हम लोग ए एन अभी नहीं लगा रहे हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है, कैसे यूज होता है। बट यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले तो ए और एन नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है इसे समझिए ना, क्यों नहीं लगता है। रूल्स तो आपको पता ही नहीं है, भूल जाओ रूल्स को आप। ठीक है, तो क्यों नहीं लगता है? मीनिंग देखो, सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह सुंदर है एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। यहाँ पर एक का कोई जगह है नहीं है ना। वह एक सुंदर है नहीं है, वह एक सुंदर लड़की हो सकता था तो आप ब्यूटीफुल गर्ल बोलते। ठीक है, लेकिन वह सुंदर है बस ओनली, तो सी इज़ ब्यूटीफुल बस, इसलिए ए नहीं लगा या एन नहीं लगा। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहाँ पर लग गया ना, क्योंकि एक लड़की, एक सुंदर लड़की की बात की जा रही है। तालिबान इज़ डेंजरस। ठीक है, तालिबान एक डेंजरस है ऐसा तो नहीं है, एक खतरनाक है। तालिबान खतरनाक है, सो तालिबान इज़ डेंजरस। लेकिन तालिबान एक खतरनाक टेरर ग्रुप है, तो तालिबान इज अ डेंजरस टेरर ग्रुप, ये आप बोल सकते हो। देखिए ठीक है, 7 नंबर देखिए, इट इज़ अ ब्यूटीफुली स्केच्ड पिक्चर। यह एक बहुत सुंदर तरीके से स्केच किया हुआ पिक्चर है ना। यह एक बहुत सुंदर तरीके से स्केच किया हुआ पिक्चर है, यही तो मीनिंग है इसका। तो एक लग रहा है ना, कहाँ पर लग रहा है? एक हिंदी का रेफरेंस लो, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेट करना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं रेफरेंस लेके समझाना सिखा रहा हूँ। एक ब्यूटीफुली स्केच्ड पिक्चर है, बहुत सुंदर तरीके से स्केच किया हुआ पिक्चर है, यह एक है ना। तो एक आप कहाँ पर बोल रहे हो? एक बहुत सुंदर तरीके से स्केच किया हुआ पिक्चर। सो बहुत सुंदर तरीके से स्केच किया हुआ से पहले आपको एक बोलना पड़ता है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ अ ब्यूटीफुली स्केच्ड पिक्चर। तो ये यहाँ पर यूज हुआ, न कि नाउन, जो पिक्चर जो नाउन है उसके आगे यूज हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं हुआ कि एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है देखो, और ये नाउन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन के आगे भी ये यूज नहीं हुआ इसके अकॉर्डिंग। और ब्यूटीफुल ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो आप सुने होगे ना, क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बतलाता है। एडवर्ब मतलब वर्ब की जो क्वालिटी को बताता है कि एक्शन किया कैसे गया है, एक्शन का क्वालिटी क्या है। ठीक है ना, कितने अच्छे या कितने बुरे तरीके से किया गया है, तो वही होता है एडवर्ब। तो ब्यूटीफुली स्केच कैसे किया गया है? ब्यूटीफुली किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया, वो बताया जा रहा है। सो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन जो ये बोल रहा था, उसे हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो रूल्स का कोई भी ज़रूरत था नहीं। आपको हिंदी आता है ना, वहाँ से आप इंग्लिश को रिलेट कर सकते हो। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्केच्ड पिक्चर, यह एक बहुत अच्छे तरीके से स्केच की हुई पिक्चर है। तो यहाँ पर एक पहले बोलना पड़ता है, दैट इज़ वाई ए पहले लगा है। 8 नंबर देखते हैं, इट इज़ अ डेलिबरेटली मेड मिस्टेक सो कैनॉट बी फॉरगिवन। यह एक जानबूझ करके किया गया मिस्टेक है, इसीलिए माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो कैसा मिस्टेक है? एक जानबूझ करके किया गया मिस्टेक। तो एक जानबूझ करके, एक डिलिबरेटली जानबूझ करके, मेड मिस्टेक मतलब किया गया मिस्टेक। तो एक जानबूझ करके किया गया मिस्टेक है, इसीलिए पहले लगा। मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ए और एन बस पढ़ा रहा हूँ। सो फोकस ऑन ओनली दैट पार्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एन का यूज़ देखते हैं। यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है, यूजेज, USAGE, एंड एक होता है यूजेज, है ना। यहाँ पर आप किसे यूज करोगे?
यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स या फिर यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, क्या यूज करोगे आप बताओ। बहुत सारे बुक्स में भी ये दिया रहता है, लेकिन ये बहुत बार डिबेटेबल इशू है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रेफरेबल जो है यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में ये होता है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है पहले आप समझिए क्या है। यूजेस, यूज जो है एक वर्ब है, ठीक है, ये नाउन भी है, लेकिन यूज का जो बेसिकली यूज होता है वो क्या होता है, एक वर्ब के रूप में होता है ना। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम लोग यूज को एज ए वर्ब यूज करते हैं, बट यूजेज जो है ये पूरे तरीके से एक नाउन है। तो जहाँ पर मीनिंग दोनों का मोटे तौर पर सेम ही है। यूजेज मतलब प्रयोग, यूजेज मतलब भी प्रयोग। अब देखिए होता क्या है ना, वर्ब में एस और ईएस जब लगा देते हैं ना तो यही यूज क्या हो जाता है, यूजेज बन जाता है। इट इज़ स्टिल अ वर्ब, ठीक है ना। तो नाउन जो है इसमें भी जब हम लोग यूज़ को अगर नाउन के रूप में लेते हैं, इसमें जब हम लोग एस ऐड करते हैं तो क्या होता है, यूजेज, ठीक है ना। अब ये यूजेज जो है ये प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक है। तो यूजेज मतलब प्रयोग या फिर उपयोग का प्लूरल, है ना। सो ये थोड़ा अच्छा साउंड नहीं करता है, उपयोगों प्रयोगों, अजीब है ना, अजीब साउंड कर रहा है। दैट इज़ वाई इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंगल यूज का मतलब क्या हुआ, प्रयोग उपयोग, ठीक है ना। और यूजेज का मतलब भी क्या हुआ, प्रयोग एंड उपयोग। अब यहाँ पर यूजेज आप जैसे ही बोलते हो, यहाँ पर आपको इसे प्लूरल बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं, यूजेजेस ऐसे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूजेज क्या है, उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, ठीक है। बट जब यूज का मतलब, यूज को जब प्लूरल बनाते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उपयोग का प्लूरल। उपयोग का कभी प्लूरल आपने सुना है, कितना ऑकवर्ड साउंड कर रहा है। प्रयोगों, है ना, प्रयोग का प्लूरल क्या होगा, प्रयोगों, अजीब है। सो ये यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बुक्स में ये यूज किया हुआ है, तो इसे आप अवॉइड कीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि एन का यूज़ कैसे होता है। देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ बोला, जब सिंगुलरली आप बोल रहे हैं ना उपयोग या प्रयोग कैसे होता है, तो यूज बोलो चलेगा, ठीक है, बट उसे प्लूरल मत बनाओ, यूजेज। एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉयल साउंड। अब देखिए वॉयल साउंड क्या होता है, आपने वॉयल्स पढ़ा होगा बचपन में, ए ई आई ओ यू, ये पांचों जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये पांचों वॉयल होते हैं। बाकी जितने भी हैं यानी 26 टोटल होते हैं ना लेटर्स इंग्लिश में, तो 21 बाकी जो रेस्ट 21 से वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब कोई भी वर्ड जो ए ई आई ओ यू से नहीं शुरू हो रहा है, उस साउंड से शुरू हो रहा है। ए का जो साउंड है अ, ई, आई का जो साउंड है आई या फिर ई, ठीक है। आई का दो साउंड है, आई और ई, ठीक है ना। आई से आइसक्रीम, इंक पोट, देखिए, ठीक है। तो आई का जो साउंड है आई और ई, उससे पहले ओ यू, ठीक है ना। सो यू का क्या साउंड है, अ, ओके। हाँ यू का साउंड यू भी है। सो यहाँ पर आप ये समझ पाओगे अब कि इन लेटर्स का अलग अलग वर्ड के केस में कैसे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आता है, मतलब अलग अलग साउंड कैसे आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एंड उनके साउंड के अकॉर्डिंग ही एन का या फिर ए का यूज होगा उनके साथ। चलिए नंबर 1, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एन MP एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं एक MP हैं, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो एक MP होगा वही तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। 6 महीने के लिए लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें 6 महीने के अंदर में MP तो बनना ही पड़ता है। सो वो अलग केस है, हम लोग यहाँ पर पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मोदी जी मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्या हैं, एक MP हैं, एन MP, एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर द यूज हुआ, यहाँ एन यूज हुआ, क्यों। अब एम जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, देखिए मैंने कहा ना रेस्ट 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके आगे तो एन नहीं लगना था, केवल वोयल साउंड के आगे लगना था।
लेकिन एम का जो साउंड है वो क्या है, एम, एम, देखिए एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साउंड हो रहा है ए एम, ऐसा साउंड हो रहा है। सो ए का साउंड यहाँ पर पहले आ रहा है, म का साउंड नहीं आ रहा है, एम फॉर म होता है ना। अब यहाँ अगर मान लीजिए कोई वर्ड है मंकी, तो मंकी तो म से शुरू हो रहा है ना, यहाँ साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए मंकी के आगे एन नहीं लगेगा, लेकिन अगर एम पी लिखा हुआ है या एम ए लिखा हुआ है तो इन चीज़ों के आगे एन लगेगा, क्योंकि ए पहले आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द क्यों लगा, क्योंकि भाई अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। किसी को ये बात, प्राइम मिनिस्टर मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर बोलते हुए, लेकिन क्या मेरे इंट्रोड्यूस करने से पहले लोगों को पता नहीं था ये बात? पता था, तो डेफिनेट था ना लोगों के लिए ये बात। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एन ऑनेस्ट लीडर। एग्जाम्पल नहीं है ये, बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आगे हम लोग ए मतलब एन का यूज करते हैं। देखिए वो वर्ड्स क्या क्या हैं। एन ऑनेस्ट लीडर, एच है फिर भी एन लगा, क्यों, ऑनेस्ट लीडर, ऑनेस्ट। देखिए आ ई ई उ, ये सारे क्या है, वोवेल साउंड है, ठीक है। सो ऑनेस्ट आ रहा है ना, दैट इज वाई यहाँ पर एन लगा। नेक्स्ट देखिए एन आई ए एस ऑफिसर, एन आई है तो लगेगा ही। एन एस डी एम, देखिए एस का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, एस, ए पहले आ रहा है ना, दैट इज वाई एस डी एम। एन एम ए है ना, एम ए एम फ्रॉम, एन एम ए फ्रॉम जे एन यू। एन एयर, एयर का मतलब क्या होता है, देखिए एच ई आई आर, हेयर नहीं है, एयर है। एयर का मतलब क्या होता है, एयर कैसे पढ़ते हैं, एयर, आ में हलंत, एयर, आ लास्ट में जा रहा है, एयर है ना। एयर का मतलब हुआ उत्तराधिकारी, मतलब मरने के बाद जिसे संपत्ति या पावर जिसे मिलने वाला है वो होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो एन एयर। एन आवर है ना, आ से शुरू हो रहा है ना, एन आवर। एन एफ बी आई ऑफिसर, एफ ए एफ। एन एक्सरे रिपोर्ट, एन एक्सरे मशीन, एक्स ए एक्स, ऐसे एक्स, तो ये पहले आ रहा है। तो आप हिंदी के रेफरेंस से भी इसे बहुत आसानी से समझ सकते हो, आ ई उ ए, ये साउंड सारे वॉयल्स के साउंड है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आपने सुना होगा ना, तो स्वर वर्ण सारे क्या हैं, ए आई ओ तक, ये सारे क्या हैं, सभी वॉयल्स हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए और भी वॉयल्स हैं। अब री, ये सारी चीज़ें नहीं है वॉवेल्स, आप उतना मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। नंबर बी पे आते हैं हम लोग। वही साउंड्स जो ए ई आई ओ यू के साथ मैच करते हैं वही वॉवेल्स हैं। ए का यूज क्या है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। तो वैसी चीज़ें जहाँ एन यूज़ नहीं होता है, जिनके आगे एन यूज़ नहीं होता है, वहाँ क्या यूज होगा, अ ही तो यूज होगा ना, यानी ए ही तो यूज होगा ना, बस। तो 21 कॉन्सोनेंट जो हैं, कॉन्सोनेंट्स खाली नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड्स उनके साथ। देखिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। अ बॉय हैज़ कम टू सी यू, एक लड़का आपको देखने आया है, या फिर एक लड़का आपसे मिलने आया है ना। अब वो लड़का कौन है, क्या पता था, सुनने वाले को, लिस्नर को पता था, नहीं था, दैट इज वाई यहाँ पर अ बॉय यूज हुआ है। अगर दूसरे बार फिर से इसी लड़के को के बारे में बोला जाएगा यहाँ पर, तो द बॉय हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दूसरा, अ ईयर, वाई है, ईयर, साउंड तो आपको ई के जैसा कर रहा है ना, तो फिर अ क्यों यूज हुआ, एन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ईयर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे होता है, य में हर्षई ई अ आर, ईयर, ठीक है, दैट इज वाई। ये जो कुछ कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंसेस के बीच में पूछ करके आपको फंसा लिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा देखिए। यूनिवर्सिटी, यू यूज हुआ है, फिर भी यहाँ पर अ हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी यू से होता है, ऐसे यूनिवर्सिटी, या फिर ऐसे। अ यूनियन सेम है, अ यूनिट, अ यूरोपियन। देखिए एन यूरोपियन बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन यूरोपियन ऐसे होता है, यूरोप का स्पेलिंग ये है ना, य, तो पहला वर्ड ही य है, इसीलिए एन यूज़ नहीं हुआ है। अ ईव,
अ वन लेग्ड एनिमल, अ 1 रुपी कोइन। देखिए व मतलब क्या, व तो साउंड क्या है, व से वन, व न वन ऐसे। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए एमपी, यहीं पर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, अगर इसे एमपी बोलेंगे शॉर्ट में तो यहाँ पर एन यूज हो जाएगा, लेकिन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा क्योंकि मेंबर में से शुरू हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई अ यूज हुआ। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज एन एमपी तभी हमने यूज किया था, एक ही बात है दोनों, लेकिन एक में साउंड ए म ऐसे आ रहा है और दूसरे में क्या है, म से हो रहा है, मेंबर, ठीक है ना, दैट इज़ वाई। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ए एंड एंड का यूज कहाँ होता है, फॉर इच, एवरी और पर। बहुत सारी चीज़ों को जहाँ आप काउंट कर सकते हैं, हमने तो देख लिया वहाँ ए और एन यूज होगा, लेकिन वैसी चीज़ें जहाँ पर मीनिंग आ रहा है ईच एवरी एंड पर। ईच एवरी एंड पर का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, प्रति, हर एक, है ना, यही तो मीनिंग है। प्रत्येक, प्रति या हर एक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी तो काउंटेबल ही साउंड कर रहा है ना। लेकिन वैसी चीज़ें जिन्हें काउंट नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन उसका एक हम लोग एक मेजरमेंट, एक पैमाना बनाते हैं नापने के लिए, जैसे पेट्रोल आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल को आप कैसे काउंट कर सकते हो, 1 लीटर पेट्रोल, है ना, 1 लीटर या प्रति लीटर पेट्रोल काउंट हो रहा है ना। अब यहाँ पर पेट्रोल को एक हमने एक मेजरमेंट पैमाना दे दिया है ना, तो आसानी से आप काउंट कर पा रहे हो उन्हें। तो इस केस में क्या होगा, एग्जांपल देखिए, यू शुड टेक 80 ग्राम प्रोटीन अ डे। तुम्हें प्रतिदिन, देखिए हर दिन 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, खाना चाहिए। शी अर्न्स 90,000 अ ईयर। वह प्रति वर्ष मतलब हर साल, साल को तो आप गिन सकते हो ना ऐसे, वह हर साल 90,000 प्रति वर्ष 90,000 रुपये कमाती है। द डॉक्टर सजेस्टेड हिम टू टेक द पिल ट्वाइस अ डे। डॉक्टर ने उसे दवा को एक दिन में 2 बार लेने के लिए सजेस्ट किया, मतलब डॉक्टर ने उसे 2 गोली पर डे, इसका मतलब क्या हुआ, पर डे 2 टाइम्स, यानी हर दिन 2 बार उस टैबलेट को लेने के लिए कहा, ये मीनिंग हो रहा है। तो हर दिन, प्रत्येक दिन। पेट्रोल इज़ 90 रुपीज़ अ लीटर। पेट्रोल जो है 90 रुपये पर लीटर है, यानी 1 लीटर पेट्रोल का दाम क्या है, 90 रुपये है। तो पर के केस में, ईच एंड एवरी के केस में ए और एन यूज होता है। सो यहाँ भी कुछ आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप रूल्स को याद रखो। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो आप, यहाँ पर काउंट किया जा रहा है ना, जहाँ भी काउंट किया जा रहा है और एक का बात किया जा रहा है तो अ तो लगेगा ही। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कितना अजीब साउंड कर रहा है, कैसे आप याद रखोगे इतना, नाउन तो आप पढ़े ही नहीं हो, तो कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपको कैसे पता, ठीक है। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड रूल्स को आपको भूल जाना होगा फिर से, अंडरस्टैंडिंग को साथ में रखना है, कॉमन और प्रॉपर को दिमाग से हटाइए। बट अभी समझने के लिए इनका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, राधे रन्स एन ऑर्फनेज, सी इज़ अ मदर टेरेसा फॉर द ऑर्फन्स। राधे एक ऑर्फनेज चलाती है, ऑर्फनेज का मतलब अनाथालय चलाती है। सी इज़ अ मदर टेरेसा, देखिए अ मदर टेरेसा फॉर द ऑर्फन्स, वह अनाथों के लिए मदर टेरेसा है, मतलब वह अनाथों की मदर टेरेसा है ना। ऑब्वियसली उनकी इतनी हेल्प कर रही तो उनके लिए तो मदर टेरेसा से कम नहीं है, मदर टेरेसा भी ऐसे ही काम करती थी। सो अब यहाँ पर समझिए, कॉमन एंड प्रॉपर को मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्या राधे सच में मदर टेरेसा है? नहीं है ना, राधे तो राधे है, सिंपल एक लड़की है, वो मदर टेरेसा नहीं है, लेकिन हर क्वालिटीज़ आर लाइक मदर टेरेसा। सो यहाँ पर राधे की क्वालिटीज़ की कंपैरिजन मदर टेरेसा से की जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि राधे जो है ना उन ऑर्फन की मदर टेरेसा है। समझ गए। सेकेंड नंबर देखिए, रामा इज़ द मोस्ट फेवरेट डिसिपल ऑफ गुरु नंदन देव। रामा जो है
वो गुरु नंदन देव का सबसे फेवरेट डिसिपल यानी शिष्य है। ही इज़ रियली एन अर्जुन फॉर हिम, वह उनके लिए क्या है, अर्जुन है, यानी अर्जुन के जैसा है। लेकिन अर्जुन तो नहीं है ना। तो रामा तो यहाँ रामा है, लेकिन वो क्या करता है, अर्जुन के जैसा क्वालिटी दिखाता है, मतलब उसमें अर्जुन के जैसा क्वालिटी है। जैसे वो अपने गुरु की बात सुनते थे, गुरु की आज्ञा में रहते थे और जो करने बोलते थे वो करते थे, वैसा ही रामा भी गुरु नंदन देव के साथ करता है जो उसके गुरु हैं। सो रामा बेसिकली शोज द ट्रेट्स ऑफ अर्जुन हियर। रामा इज नॉट अर्जुन, ओके। सो रामा उनके लिए कैसा है, अर्जुन के जैसा है, या रामा उनका अर्जुन है, ठीक है। लेकिन वो अर्जुन नहीं है, अर्जुन जैसा क्वालिटी, ये आपको समझना था यहाँ पर। तो कॉमन एंड प्रॉपर का मतलब यहाँ पर आपको अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। नाउन के जो बेसिकली टाइप्स होते हैं उसमें से 2 टाइप्स हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आपको बस बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, अर्जुन जो है, अगर प्रॉपर नाउन में अर्जुन को बोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि खास करके उसी अर्जुन की बात की जा रही है जो अर्जुन है, ठीक है। या फिर किसी लड़के का जिसका नाम खास करके अर्जुन है उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो फिर उस अर्जुन की बात हो रही है। लेकिन कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, अर्जुन बोल रहे हैं आप बट वो अर्जुन है नहीं, ठीक है। जैसे मदर टेरेसा बोल रहे हैं, राधे मदर टेरेसा नहीं है, मदर टेरेसा की जैसी क्वालिटी है। सो यहाँ पर मदर टेरेसा का जो वर्ड यूज हुआ है ये कॉमन नाउन है, बट राधे यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सो अगर मदर टेरेसा के बारे में ही बोलते कि जैसे मान लो आप, मदर टेरेसा स्पेंट हर लाइफ इन इंडिया, तो यहाँ पर मदर टेरेसा के ही बारे में बात किया जा रहा है। अगर महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो सच में महात्मा गांधी के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन है। उसी तरीके से मदर टेरेसा यहाँ प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पर मदर टेरेसा की बात ही नहीं की जा रही है। मदर टेरेसा की क्वालिटीज़ की बात की जा रही है जो राधे से मिलती है, मतलब राधे की क्वालिटी उनसे मिलती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर मदर टेरेसा जो है ये कॉमन नाउन हो गया। ये उस मदर टेरेसा की बात ही नहीं की जा रही, उनके क्वालिटीज़ की बस बात की जा रही है, ठीक है। अब मदर टेरेसा की क्वालिटी तो बहुत सारे लोगों में हो सकती है, लेकिन सभी कोई मदर टेरेसा नहीं हो सकते। आप समझ गए हो गए, आई थिंक, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। अ इज़ यूज्ड, सो 3 नंबर का कोई भी रिलेवेंस रहा। मैंने आपको प्रॉपर एंड कॉमन यहाँ इतना समझाया, कुछ फालतू था ना, उससे पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था एग्जाम्पल्स का वो ज़्यादा अच्छा था, तो आप वो समझिए, रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए और देखिए कि कौन से पार्ट को नहीं देखना था। रूल्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, ज़्यादा एलेबोरेट करोगे तो फिर रूल्स में ही फंसे रहोगे। अंडरस्टैंडिंग को एलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, अच्छे से समझो, एनालिसिस करो। ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। देखिए यहाँ पर ए जो है उन वर्ड्स के पहले यूज होता है जो काउंटेबल नाउन्स को डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं ना, डोजन, कपल, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, कपल, कपल मैंने दोबारा ले लिया, etc, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कुछ, लीजिए देखिए, सी हैज़ 1000 प्रॉब्लम्स, है ना, उसके पास हज़ारों समस्याएं हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को हमने, सारे प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, सिंगल बना के हज़ारों में एक में कर लिया, इसीलिए वहाँ पर हमने 1000 बोला, मतलब एक बॉक्स बनाया प्रॉब्लम्स का, अब इसे हमने बोल दिया 1000 प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको पूरे को कलेक्टिवली बोल दिया, इसलिए यहाँ पर अ यूज हुआ। सो डोंट डिस्टर्ब, इसीलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। दूसरा देखिए, अ डोजन बनानाज, है ना, बनाना, एक बनाना है, तो ऐसा अ डोजन का मतलब क्या हुआ, 12, तो पूरे 12 को हमने पैक ऑफ 12 में लिया एंड हमने क्या बोला, है ना, अ डोजन बनाना। तो ये आपको समझना था यहाँ पर। $1 बिलियन प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, हो सकता है यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ शॉप्स है, कुछ मॉल्स है, कुछ और भी है, तो सारी को आपने कोमुलेटिव उसका वैल्यू लिया और क्या कहा, $1 बिलियन प्रॉपर्टी, $1 बिलियन का प्रॉपर्टी है। अ कपल ऑफ डेज, है ना,
मतलब कुछ दिन। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ कपल ऑफ डेज इन शिमला, मैं शिमला में कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ दिन क्या है, एट ए स्ट्रेच आप बिता रहे हो ना, एट अ कपल ऑफ डेज, मतलब सोम मंगल बुध गुरु, है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये सारी आपने एट ए स्ट्रेच लाइन से, है ना, लाइन से आपने वहाँ बिताया है, इसलिए अ कपल ऑफ डेज। तो पूरे गुच्छे में आपने वहाँ पर ये जो टाइम बिताया है वो बिताया, वो टाइम एक पीरियड है, उस होल टाइम के बीच में और कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहीं और चले गए, एक ही जगह थे, है ना। अ कपल ऑफ डेज, जब भी अ कपल ऑफ डेज का बात किया जा रहा है तो उस डे, उस एक खास पीरियड का बात किया जा रहा है, उसका एंड एंड स्टार्ट दोनों है। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर अ यूज हो रहा है। $1 मिलियन कंपनी, ठीक है, कंपनी तो चलिए सिंगुलर ही आप अ लगा सकते थे, है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हो रहा है, $1 मिलियन की कंपनी, ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी चलो अब बाकी चीज़ आपको समझ में आ गई। 5 नंबर देखते हैं। सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए, इसे आपको समझना था। अभी तक अगर मैं कहूँ कि कहीं भी आपको रूल्स में जो ध्यान देने का ज़रूरत था वो बस यहीं पर है, बस यहाँ पर नंबर 4 पे, और कहीं वैसा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं था। बाकी सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थी, बट ये भी 4 नंबर भी अंडरस्टैंडिंग ही है। मैंने जो समझाया उस तरीके से अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे, बट ये कुछ कुछ खास वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज होते हैं। अगर आप 1-2 बार इनका यूजेज कर लोगे, 1-2 सेंटेंस आप पढ़ लोगे, दिमाग में सेंटेंस एक आध सेंटेंस पे रह जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में आ जाएंगी। नंबर 5 देखते हैं। ए इज़ यूज्ड फॉर फ्रैक्शन और हाफ। फ्रैक्शन या हाफ के केस में हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने की बात की जा रही है, 1 महीना और आधा महीना, तो फ्रैक्शन तोड़ा जा रहा है ना, हाफ किया जा रहा है, इसीलिए 1.5 मंथ, तो अ यहाँ पर यूज हो गया, एक और एक आधा महीना। हाफ अ माइल एवरी डे, है ना, मतलब 1 माइल का आधा, 1 माइल का क्या आधा, हाफ अ माइल एवरी डे। यू शुड वॉक हाफ अ माइल एवरी डे, आप ऐसे बोल सकते हो। नंबर 3 देखिए, 4.25, मतलब 4.25, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4th पार्ट, ऐसे 4.25, 4.1/4, 4 का 4 और 1/4, 4 प्लस 1 का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, 4.25, 1.5 मंथ, इसको कैसे बोलते हैं, 1.5। ठीक है, सो इसी के साथ ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, काम की लगी, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी डाउट है तो फ्रीली कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। हालांकि मुझे उतना टाइम तो मिलता नहीं है, फिर भी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।